अबे रुक जा, है, कर लेंगे चलने दे, मूड बन जाते थोड़ा रिकॉर्डिंग का, फिर करेंगे। तो हंस मत बे, शेखावत हटा देना। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें बड़ी हो और फिर उनके अंदर बहुत कुछ हो। एक बहुत छोटी सी चीज के अंदर भी दुनिया है, और अभी तो वहां पर यूक्रेन के अंदर और कहीं पर नॉर्थ कोरिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स पर बातें हो रही हैं, वहां बातें हो रही हैं। चलिए अपन न्यूक्लियस को समझ लेते हैं। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक्चुअली में ये हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल और एक न्यूट्रल पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल को हम कहते हैं प्रोटॉन, और वो जो न्यूट्रल है उसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन। एक्चुअली में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा न्यूक्लियस। एक्चुअली में इतना सिंपल नहीं है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, पाई में सॉन और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मगर हम लोगों के सिलेबस में जितना है हमको तो उतने पे अपने आप को रोकना है। पहले रेडियो एक्टिविटी भी हुआ करता था, अब रेडियो एक्टिविटी भी नहीं है। अब आप कहोगे बाबा जी आप बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है, आपका हो सकता है कि आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया हो, तो रेडियो एक्टिविटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अल्फा बीटा गामा, अल्फा पता होना चाहिए क्या होता है, मगर अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में अब नहीं है। चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे। तो हमने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हमारा न्यूक्लियस, ठीक। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है। तो अगर अपन देखें तो न्यूक्लियस का बिल्कुल सिंपल, कुछ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोट्स में मिलेगा। हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको हम एक नाम से भी बुला सकते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर, इसकी हमने जरूरत पड़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब मैंने केमिस्ट्री का यूज किया था। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज बेसिकली हमारा है एटॉमिक नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्चुअली में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो बेसिकली पूरा का पूरा मास, रदरफोर्ड साहब ने भी कहा था, बोहर साहब ने भी बाद में उस चीज को वेरीफाई करा कि पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर में बैठा हुआ है, और वो सेंटर क्या है? हमारा न्यूक्लियस। और उसके अंदर कौन है? उसके अंदर है हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम बोलने लग जाते हैं एटॉमिक मास। अब तुम में से कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अगर ये मास है तो आप नंबर का सम क्यों कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जिस यूनिट में यहां बात करते हैं वो यूनिट होती है यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, AMU। आपने कई जगहों पर लिखा हुआ देखा होगा, बट अब अपन आलसी लोग, अपन लोग अब U लिखने लग गए। इसके बाद हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है? अगर किसी ने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद अगर किसी ने बोला न्यूट्रल एटम है, मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन दिया है ना लिया है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही तो नेगेटिव होगा, इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर किसी ने मुझसे कहा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो होता है हमारे पास A। और अगर किसी ने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो देखो भाई A के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन के नंबर भी हैं, और Z के अंदर सिर्फ प्रोटॉन है। तो जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, उसको अगर मैं माइनस कर दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलकर आ जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है। क्या होता है हमारे पास? न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब कैसे ये स्टेबल होता है इस बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी को लेकर भी कई पैरामीटर्स हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर, नहीं तो पॉजिटिव को रिपेल करता और न्यूक्लियस बूम भाम बूम खत्म, सब एटम अनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, वहां न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, उस पर अपन को बात नहीं करनी, इसीलिए नहीं करनी, कभी किसी दिन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आ जाते हैं अपन लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो हमसे पूछे जाते हैं। आइसोटोप्स कैसे होते हैं? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, या आप कहोगे कि वो न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है मगर एटॉमिक मास डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीशियम। ऐसे ही आपके पास कार्बन के भी बहुत सारे होते हैं, जितना लिखो उतना कम है। कार्बन तो ऐसा है, पकड़ के चलो,
12 लिख दो, फिर कार्बन है तो 13 लिख दो, फिर कार्बन है तो 14 भी लिख दो। ये सब क्या है? इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। मुझे बड़ी दिक्कत आती थी इन सबको याद करने में, तो मैंने क्या किया, आइसो को भूल गया, टोप्स को मैंने पढ़ा टोपी, ठीक है। सो जिसमें अब यह है तुम्हारे बाबा जी की बूटी, और बूटी क्या कहती है, जिसमें टोपी डिफरेंट हो। टोपी मतलब हमेशा ऊपर क्या लिखा होता है, एटॉमिक मास। तो जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो जिनकी टोपी डिफरेंट वो सब आइसोटोप्स। टोपी डिफरेंट 1 2 3, मगर देखो एटॉमिक नंबर सेम है। अगर मैं आपसे बात करूं आइसोबार्स की, आइसोबार्स वो होते हैं, बार्स को मैं याद रखता था बेस, गलत है, बिल्कुल गलत है, मगर याद रखने के लिए कोई बुराई नहीं है, मुझे याद रहेगा, मुझे इससे ही मतलब है। पेपर में मुझे मार्क्स चाहिए और ये मुझे डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब वो किसी भी तरीके से आप याद करवा दो, तो मैंने याद कर लिया इसको, आइसोबार्स, बार्स का बेस पकड़ लिया। बेस मतलब कि नीचे क्या लिखा होता है, एटॉमिक नंबर। तो ऐसे जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। और इसका नाम तो अपने आप में ही क्लियर है, आइसोटोन्स। टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, यहां से जोड़ो उसको। तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो उनको हम बोलेंगे, उन न्यूक्लियाइड्स को अपन बोलते हैं आइसोटोन्स। जैसे 14 and 7, अगर इसको डिफरेंस निकालो, 14 - 7 कितना आया, 7। 13C6, 13 - 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो 13 - 6 ये कितना आ गया अपने पास, अगेन 7, दोनों चीजें। अब अगर आपको कहोगे कि बाबा जी क्या हमको ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं आइसोटोन्स के, मैं कहूंगा बिल्कुल याद मत करो। आप क्या करो, आप लिख लो, जैसे कि सपोज करो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपको याद है, इसके साथ पता है आइसोटोन बनाना है ना, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16 - 8 यानी कि 8 हैं। तो इसके साथ आप जोड़ दो कार्बन को, कार्बन के साथ जितना खेलना है उतना खेल लो। तो ये क्या हो गया, 14C6। अगर आप डिफरेंस निकालो तो 14 - 6 8, इसमें भी 16 - 8 इज 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में क्या है, सेम है। तो आप अपने हिसाब से एग्जांपल्स बना सकते हैं, और अगर ऑप्शंस में आपके पास एग्जांपल्स हो तो आप उन एग्जांपल्स को लिख भी सकते हैं या देखकर बता सकते हैं कि कौन आइसोटोप, टोपी डिफरेंट, कौन आइसोबार्स, बेस डिफरेंट, कौन आइसोटोन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। ठीक, चलिए ये हो गई कहानी। इसके बाद अपने पास आता है न्यूक्लियस की रेडियस, इसका ये इंपीरिकल फॉर्मूला है। इंपीरिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूलाज वो फॉर्मूला होते हैं जो हम ड्राइव नहीं करते, जो हमारे पास आते हैं ऑब्जर्वेशन से। तो हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ गया न्यूक्लियस की, R0 A⁻⁴। ए क्या है, एटॉमिक मास, R0 क्या है, एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको दी जाती है 1.2 फर्मी, 1.4 फर्मी, जो भी दी हो आपको R0 की वैल्यू। बाई चांस अगर अपन को रेशो लेना हुआ तो ये R0 जो है ये हो जाता है कैंसिल आउट। इस पर भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, तो R0 भी हो गया, A भी हो गया। और ये जो अपने पास रेडियस आती है ये फर्मी में होती है। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी अगर मैं आपसे कहूं 1 फर्मी मीटर कितना होगा, तो 10⁻⁻15 मीटर होगा। अब जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आ गया है, जहां पर अपन बात करेंगे न्यूक्लियस की डेंसिटी की। न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, वो तो सिंपल है, हमें पता है, आप हमें कुछ नया बताओ। तो देखो नया बताता हूं तुमको, हमारे पास ए क्या था, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मगर वो जो यूनिट थी वो यूनिट थी यूनिफाइड मास, U। और 1U क्या होता है, अगर तुम लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो 1U अपने पास होता है, 1U होता है हमारे पास 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। C12 न्यूक्लियस के जो 1/12 होता है उसके मास के बराबर होता है अपने पास 1U। ठीक है, इसकी वैल्यू केजी में निकालोगे तो वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 1.67 × 10⁻⁻27। तो यार ये जो U वाला मास था ना, ये नंबर ही था हमारे पास, क्योंकि हमने लगभग मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल मान लिया था, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं और मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं मास चाहिए मुझे, तो ये क्या है हमारे पास, ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास एटॉमिक मास, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एक न्यूक्लियॉन का मास
हमारे पास हो गया स्मॉल m 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो ये आपको मिल गया नंबर विच इज एक्चुअली मास बट यूनिफाइड मास, उसको आपने m से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आपको मिल गया टोटल मास। टोटल मास को आपने डिवाइड कर दिया टोटल वॉल्यूम से, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम तो हम जो हमारा न्यूक्लियस है उसको तो हम स्फेरिकल मान रहे हैं। अगर आपने यहां रख दिया और r की वैल्यू को यहां रखा, तो देखो जैसे ही r का क्यूब करोगे यहां पर, तो m इंटू a 4/3 पाई, r का क्यूब हो गया r0, a टू दी पावर 1/3 का क्यूब, r0 का क्यूब हो जाएगा r0 क्यूब, a की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, a टू दी पावर 1 बचेगा और ये a से a हो जाएगा कैंसिल। आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि बाबा जी आपने ये बताया क्यों है हमें? ये मैंने तुम्हें इसीलिए बताया क्योंकि ये 2 मार्क का रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है जो ये कहता है कि प्रूव करो न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। और यहां पर देखो आप, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियर डेंसिटी में हमने कुछ नहीं किया, m इंटू a, एक न्यूक्लियन का मास केजी में इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपॉन वॉल्यूम करा और आर की वैल्यू रख दी। यहां पर जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें कैपिटल ए दोनों जगह गायब है। अगर मैं आपसे कहूं, जो कि इन्होंने पूछा भी है, कि सोडियम की न्यूक्लियस की डेंसिटी और यूरेनियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या रेशियो होगा, तो यह रेशियो हमेशा 1:1:1 होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की डेंसिटी कभी भी मास नंबर पर या एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती। 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, r0 भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास था बेसिक सी बात कि न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा मास डिफेक्ट, अब आएगा हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। मगर इस वीडियो में तो इतना ही काफी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर चर्चा करेंगे, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को तो अपन अब यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।